हेलो स्टूडेंट्स, जौनपुर बायोलॉजी जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकी से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके आए हैं, जो कि आपके आगामी आने वाली जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, जैसे कि टीजीटी, पीजीटी, नीट, एलटी और कक्षा 12 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली हैं। हम बारी बारी से एक एक प्रश्नों को पढ़ेंगे, उसका उत्तर भी देखेंगे और डिटेल में उसका वर्णन भी करेंगे। आइए अब हम बारी बारी से प्रश्नों को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मेंडल ने किसके सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? ऑप्शन नंबर ए है सहलग्नता, ऑप्शन नंबर बी है पृथक्करण, ऑप्शन नंबर सी है प्रबलता और ऑप्शन नंबर डी है स्वतंत्र अपव्यूहन। तो आप सबको ये पता होना चाहिए कि मेंडल ने पृथक्करण का नियम दिया था, प्रबलता का भी नियम दिया था और स्वतंत्र अपव्यूहन का भी नियम दिया था। मेंडल ने सहलग्नता यानी लिंकेज का नियम नहीं दिया था। तो क्वेश्चन में पूछा है मेंडल ने किसके सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? तो मेंडल ने सहलग्नता यानी लिंकेज के नियम का प्रतिपादन नहीं किया। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। देखिए यहाँ दिया है, सर ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था। इन्होंने आनुवंशिकता की खोज की थी, इसलिए इन्हें आनुवंशिकी का जनक यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। इन्होंने उद्यान मटर यानी गार्डन पी के पौधों पर अपना प्रयोग किया था। मेंडल ने सर्वप्रथम उद्यान मटर के पौधों में मौजूदा 7 प्रकार के गुणों का अध्ययन कर 3 नियम प्रतिपादित किए, जो निम्नलिखित हैं। पहला नियम था मेंडल का प्रभाविता का नियम या प्रबलता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम यानी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और तीसरा नियम था पृथक्करण का नियम यानी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अगला क्वेश्चन है, देखिए, हाउ मेनी ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज ऑफ पी प्लांट्स वेयर सिलेक्टेड बाय मेंडल? कहने का मतलब, मेंडल के द्वारा मटर के पौधे की कितनी प्रजनन किस्मों का चयन किया गया? ऑप्शन नंबर ए है 7, ऑप्शन नंबर बी है 4, ऑप्शन नंबर सी है 14 और ऑप्शन नंबर डी है 8। तो मेंडल ने मुख्य रूप से 7 जो है मटर के पौधों में प्रजनन किस्मों का चयन किया। तो ऑप्शन नंबर आपका ए 7 ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ दिया है, मेंडल द्वारा उद्यान मटर के पौधों की 7 मुख्य प्रजनन किस्मों का चयन किया गया था, जैसे कि फूलों का रंग बैगनी, सफ़ेद बैगनी प्रबल और सफ़ेद अप्रबल। प्रबल मतलब डोमिनेंट और अप्रबल मतलब रिसेसिव। फूलों की स्थिति कैसी थी? अच्छी थी, अग्रस्त थी। अच्छी क्या था? प्रबल था और अप्रबल क्या था? अग्रस्त था। तने की लंबाई लंबा क्या था? प्रबल था और तने की लंबाई छोटा या बौना ये अप्रबल लक्षण था। कच्ची फली का रंग हरा रंग प्रबल था और पीला रंग क्या था? अप्रबल था। पकी हुई फली की आकृति फूली हुई ये प्रबल थी और अप्रबल इसमें क्या था? बीजों के बीच दबी हुई अर्थात सिकुड़ा हुआ। बीजों की आकृति कैसी थी? गोल क्या था? प्रबल था और अप्रबल था झुर्रीदार। बीज पत्रों का रंग पीला प्रबल था और हरा क्या था? अप्रबल था। अगला क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियम को प्रतिपादित करने में निम्नलिखित में से किस जीवधारी का उपयोग किया था? ऑप्शन नंबर ए है ड्रोसोफिला, ऑप्शन नंबर बी है स्नैपड्रैगन, ऑप्शन नंबर सी है गार्डन पी और ऑप्शन नंबर डी है स्वीट पी। तो मेंडल ने मुख्य रूप से गार्डन पी यानी उद्यान मटर पर क्या किया था? अपना प्रयोग किया था। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी गार्डन पी ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मटर के लक्षण का मेंडल ने अध्ययन नहीं किया? निम्नलिखित में से कौन से मटर के लक्षण का मेंडल ने अध्ययन नहीं किया? ऑप्शन नंबर ए है बीज पत्र का रंग, ऑप्शन नंबर बी है फली की आकृति, ऑप्शन नंबर सी है बीज का रंग और ऑप्शन नंबर डी है बीज की आकृति। तो मेंडल ने बीज के रंग का अध्ययन नहीं किया था। मेंडल ने बीज पत्र का रंग, फली की आकृति और बीज की आकृति का अध्ययन किया था, लेकिन बीज के रंग का अध्ययन मेंडल ने नहीं किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका ये राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, मेंडल के दूसरे नियम स्वतंत्र अपविभन का नियम को दर्शाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है टेस्ट क्रॉस द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है बैक क्रॉस द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है एक संकर क्रॉस द्वारा और ऑप्शन नंबर डी है द्विसंकर क्रॉस द्वारा। तो मेंडल ने दूसरे नियम यानी स्वतंत्र अपविभन के नियम को दर्शाया, मेंडल के दूसरे नियम यानी स्वतंत्र अपविभन के नियम को दर्शाया जाता है। तो मेंडल का जो स्वतंत्र अपविभन का नियम है उसे द्विसंकर क्रॉस द्वारा यानी डाई हाइब्रिड क्रॉस द्वारा दर्शाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका ऑप्शन नंबर इसमें आपका डी द्विसंकर क्रॉस द्वारा ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दिया है, स्वतंत्र अपविभन के नियमानुसार जब दो या दो से अधिक लक्षणों के वंशागति का एक साथ अध्ययन किया जाता है तब प्रत्येक लक्षण अन्य लक्षणों से स्वतंत्र रूप से अगली पीढ़ी में वंशानुगत होते हैं। दो लक्षणों की वंशानुगति से संबंधित अध्ययन द्विसंकर क्रॉस यानी डायहाइब्रिड क्रॉस की सहायता से किया जाता है। एक संकर क्रॉस द्वारा एक लक्षण की वंशानुगति का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अपने द्विगुण प्रसंकरण प्रयोग के लिए मेंडल ने कौन से बीज चुने? ऑप्शन नंबर ए है गोल हरे तथा झुर्रीदार पीले, ऑप्शन नंबर बी है गोल पीले तथा झुर्रीदार हरे, ऑप्शन नंबर सी है गोल लाल तथा झुर्रीदार पीले और ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो मेंडल ने अपने द्विगुण प्रसंकरण प्रयोग के लिए मुख्य रूप से गोल पीले तथा झुर्रीदार हरे बीजों का चुनाव किया। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें बी गोल पीले तथा झुर्रीदार हरे ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक संकर क्रॉस का फिनोटाइपिक अनुपात होता है। ऑप्शन नंबर ए दिया है 1:1, ऑप्शन नंबर बी 1:2:1, ऑप्शन नंबर सी है 9:3:3:1 और ऑप्शन नंबर डी है 3:1। तो एक संकर क्रॉस का जो फिनोटाइपिक अनुपात होता है वह होता है आपका ऑप्शन नंबर डी 3:1। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका डी ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ आप देख सकते हैं मेंडल ने एक संकर क्रॉस के लिए लंबे यानी कैपिटल टी एवं बौने यानी स्मॉल टी पौधों के बीच क्रॉस कराया जिससे निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए। देखिए F1 जनरेशन में आप देख रहे हैं सभी पौधे संकर लंबे उत्पन्न हुए हैं। जब इन संकर लंबे पौधों के बीच संकरण कराया गया तो F2 पीढ़ी में 25% शुद्ध लंबे, 50% संकर लंबे और 25% शुद्ध बौने पौधे प्राप्त हुए। अगर हम इनके फिनोटाइप अनुपात की बात करें, फिनोटाइप का मतलब होता है कि किसी जीव की बाह्य संरचना को फिनोटाइप कहते हैं। तो फिनोटाइप अनुपात इसका 3:1 है और जो F2 पीढ़ी के पौधे का जीनोटाइप अनुपात है वो है 1:2:1। अगला क्वेश्चन है, XO क्रोमोसोम असामान्यता है। ऑप्शन नंबर ए है आपका डाउन सिंड्रोम, ऑप्शन नंबर बी है टर्नर्स सिंड्रोम, ऑप्शन नंबर सी है क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम और ऑप्शन नंबर डी है आपका एडवर्ड सिंड्रोम। तो XO क्रोमोसोम असामान्यता मुख्य रूप से टर्नर्स सिंड्रोम है। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका बी टर्नर्स सिंड्रोम ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी टर्नर्स सिंड्रोम ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ दिया है टर्नर्स सिंड्रोम यानी मोनोसोमिक डिसऑर्डर। टर्नर सिंड्रोम एक मोनोसोमिक डिसऑर्डर है। इसमें लिंग गुणसूत्र की संख्या में एक की कमी आती है अर्थात 45 गुणसूत्र होते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति नपुंसक स्त्री होते हैं जिन्हें हिजड़ा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में लिंग गुणसूत्र होते हैं। ऑप्शन नंबर ए XY, ऑप्शन नंबर बी XX, ऑप्शन नंबर सी ए तथा बी दोनों और ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आप सबको पता है कि मनुष्य में जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वह XY तथा XX ये दोनों होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ दिया है
मनुष्य जाति में स्त्री और पुरुष का भेद अर्थात लैंगिक द्विरूपता 23वीं जोड़ी के गुणसूत्रों की भिन्नता के कारण विकसित होती है। इसलिए 23वीं जोड़ी के गुणसूत्रों को लिंग गुणसूत्र कहते हैं। माता पिता से जिस संतान को XY गुणसूत्र मिलते हैं वह पुत्र बनता है और जिसे XX गुणसूत्र मिलते हैं वह पुत्री बनती है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में शिशु लिंग निर्धारण निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए है अंडे के प्रकार पर, ऑप्शन नंबर बी है माता की सेहत पर, ऑप्शन नंबर सी है माता की आयु पर और ऑप्शन नंबर डी है शुक्राणु के प्रकार पर। तो मनुष्य में लिंग निर्धारण मुख्य रूप से निर्भर करता है शुक्राणु के प्रकार पर। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका शुक्राणु के प्रकार पर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ दिया है, मनुष्य में शिशु लिंग निर्धारण शुक्राणु के प्रकार पर निर्भर करता है। यदि अंडाणु का निषेचन यक्ष युक्त शुक्राणु से होता है तो युग्मनज अर्थात जाइगोट में लिंग गुणसूत्र XX होते हैं और इससे बनने वाली संतान पुत्री होती है। इसके विपरीत यदि अंडाणु का निषेचन Y युक्त शुक्राणु द्वारा होता है तो युग्मनज में लिंग गुणसूत्र XY होते हैं और इससे बनने वाली संतान पुत्र होता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शुक्राणु में कितने लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया है 1, ऑप्शन नंबर बी है 2, ऑप्शन नंबर सी है 44 और ऑप्शन नंबर डी है 46। तो मनुष्य के शुक्राणु में मुख्य रूप से एक लिंग गुणसूत्र पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 इसमें यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, त्रिगुणसूत्रता में बहुगुणित गुणसूत्रों की संख्या होती है। ऑप्शन नंबर ए दिया है आपका 2n-1, ऑप्शन नंबर बी दिया है 2n-2, ऑप्शन नंबर सी है 2n+1 और ऑप्शन नंबर डी है 2n+2। तो त्रिगुणसूत्रता यानी ट्राइसोमिक पूछा है। ट्राइसोमिक कंडीशन में बहुगुणित गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए, जो ट्राइसोमिक अवस्था होती है गुणसूत्रों की, उसमें गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वह 2n+1 होती है, अर्थात एक गुणसूत्र की संख्या इसमें ज़्यादा हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका सी 2n+1 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ दिया है, गुणसूत्र के किसी एक जोड़ी की संख्या में परिवर्तन असुगुणिता यानी एनयूप्लॉयडी कहलाता है। जब किसी एक जोड़ी गुणसूत्रों में 2 के स्थान पर 3 गुणसूत्र पाए जाते हैं तो इस स्थिति को त्रिगुणसूत्रता यानी ट्राइसोमी कहते हैं। इसका प्रमुख कारण अर्धसूत्री विभाजन के समय समजात जोड़ियों के गुणसूत्रों का एक दूसरे से अलग न हो पाना है। जैसे कि उदाहरण यहाँ दिया है, डाउन सिंड्रोम 21वीं जोड़ी में 2 के स्थान पर 3 गुणसूत्र हो जाते हैं। एडवर्ड सिंड्रोम 18वीं जोड़ी में 2 के स्थान पर 3 गुणसूत्र हो जाते हैं। पटाऊ सिंड्रोम 13वीं जोड़ी में 2 के स्थान पर 3 गुणसूत्र हो जाते हैं। और जो जनन गुणसूत्र की त्रिगुणसूत्रता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इसमें 3 लिंग गुणसूत्र यानी XXY पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, त्रिक एक सूत्री के लिए गुणसूत्र सूत्र है यानी द फार्मूला फॉर ट्रिपल मोनोसोमिक इज। ऑप्शन नंबर ए है 2n-1-1-1, ऑप्शन नंबर बी है 2n+3, ऑप्शन नंबर सी है 2n+1+1+1 और ऑप्शन नंबर डी है 2n-3। तो त्रिक एक सूत्री के लिए जो गुणसूत्र सूत्र है वह है 2n-1-1-1। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ दिया है, जब द्विगुणित अवस्था में उपस्थित कुल गुणसूत्रों में से किसी एक जोड़े से एक गुणसूत्र कम हो जाता है तो यह एक सूत्री कहलाता है। यदि दो जोड़े से एक एक गुणसूत्र कम हो जाते हैं तो द्वि एक सूत्री व 3 जोड़े में से एक एक गुणसूत्र कम होने पर यह त्रिक एक सूत्री कहलाता है। एक सूत्री मतलब 2n-1, द्वि एक सूत्री यानी 2n-1-1 और त्रिक एक सूत्री 2n-1-1 होता है। अगला क्वेश्चन है, बारकाय किसमें अनुपस्थित होती है। ऑप्शन नंबर ए क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम, ऑप्शन नंबर बी टर्नर्स सिंड्रोम, ऑप्शन नंबर सी मानव मादा और ऑप्शन नंबर डी ए तथा बी दोनों। तो बारकाय मुख्य रूप से टर्नर्स सिंड्रोम में उपस्थित होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ दिया है, बारकाय यानी बारबाडीज स्तनधारियों की मादा
कि दैहिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला एक अतिरिक्त यक्स गुणसूत्र होता है जो कि निष्क्रिय होता है, अतः इसकी संख्या संपूर्ण गुणसूत्र से एक कम होती है। टर्नर सिंड्रोम में एक यक्स गुणसूत्र कम होते हैं व इसकी संपूर्ण गुणसूत्र संख्या 45 होती है, 2a + x0, अतः इसमें बारकाय अनुपस्थित होती है। अगला क्वेश्चन है, एडवर्ड सिंड्रोम एक ऐसी अपसामान्यता है जिसमें मानसिक हीनता हो जाती है जो होती है इस गुणसूत्र में एकाधी सूत्रता के कारण। ऑप्शन नंबर ए है 5, ऑप्शन नंबर बी है 9, ऑप्शन नंबर सी है 15 यानी 15 और ऑप्शन नंबर डी है 18 यानी 18। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, 18 के साथ। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ दिया है, एडवर्ड सिंड्रोम 18वीं जोड़ी के गुणसूत्र में उत्परिवर्तन होने से होता है। उत्परिवर्तन का मतलब आप समझ रहे होंगे, किसी जीव के शरीर में आया अचानक नया बदलाव ही उत्परिवर्तन कहलाता है। इसमें 18वें गुणसूत्र पर अधिकता हो जाती है जिससे संतति मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाती है, अतः यह रोग ट्राइसोमिक है। अब अगला क्वेश्चन है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में बारकाई की संख्या होती है। ऑप्शन नंबर ए है 1, ऑप्शन नंबर बी है 2, ऑप्शन नंबर सी है 3 और ऑप्शन नंबर डी है 0। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में बारकाई की संख्या 1 होती है, तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका ए 1 ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ दिया है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में लिंग गुणसूत्र 2 के बजाय 3 और प्रायः XXY होते हैं, अतः ये लिंग गुणसूत्रों के लिए ट्राइसोमिक यानी 44 + XXY होते हैं। सामान्यतः इनमें बारकाई की संख्या 1 होती है, ये सिंड्रोम नपुंसक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुरुषों में होने वाली एक अपसामान्यता जिसमें वृषण के ठीक से परिवर्धन न होने के कारण वे सदैव बाँझ होते हैं क्योंकि उनमें एक अतिरिक्त यक्स गुणसूत्र होता है यानी 47 यानी XXY। तो पूछा है, पुरुषों में होने वाली एक अपसामान्यता जिसमें वृषण के ठीक से परिवर्धन न होने के कारण वे सदैव बाँझ होते हैं क्योंकि उनमें एक अतिरिक्त यक्स गुणसूत्र होता है। तो इस ऑप्शन नंबर दिया है आपका ए हंटिंगटन व्याधि, ऑप्शन नंबर बी मार्फन संलक्षण, ऑप्शन नंबर सी क्लाइनफेल्टर संलक्षण और ऑप्शन नंबर डी टर्नर्स संलक्षण। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा आपका क्लाइनफेल्टर्स संलक्षण के साथ यानी क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम के साथ। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका सी ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ दिया है, मियोसिस के समय नॉन डिसजंक्शन क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम सबसे सामान्य कारण है। इस रोग में अविकसित जनन होते हैं जिससे व्यक्ति नपुंसक हो जाता है। इस रोग में नर व्यक्ति में बार बॉडी उपस्थित होती है। अगला क्वेश्चन है, गायनिकोमैस्टिया अवस्था दिख सकती है। ऑप्शन नंबर ए डाउन्स सिंड्रोम में, ऑप्शन नंबर बी क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम में, ऑप्शन नंबर सी टर्नर सिंड्रोम में और ऑप्शन नंबर डी एडवर्ड सिंड्रोम में। तो गायनिकोमैस्टिया मुख्य रूप से क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में देखी जाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें बी क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ दिया है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में लिंग गुणसूत्र 2 के बजाय 3 और प्रायः XXY होते हैं। इनका शरीर लगभग सामान्य पुरुषों जैसा होता है लेकिन एक अतिरिक्त यक्स गुणसूत्र की उपस्थिति के कारण वृषण तथा अन्य जननांग छोटे होते हैं और शुक्राणु भी नहीं बनते, अतः यह सिंड्रोम नपुंसक होते हैं। प्रायः इनमें स्त्रियों जैसे स्तनों का विकास हो जाता है। इस अवस्था को गायनिकोमैस्टिया कहते हैं। औसतन 500 पुरुषों में एक को क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है। अगला क्वेश्चन है, एक सूत्री पौधे में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी। तो एक सूत्री पौधों में गुणसूत्रों की संख्या पूछा है। ऑप्शन नंबर ए दिया है 2n+2, ऑप्शन नंबर बी है 2n+1, ऑप्शन नंबर सी है 2n-2 और ऑप्शन नंबर डी है 2n+1। तो अब देखिए इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, ऑप्शन नंबर बी के साथ 2n-1। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ 2n-1 है।
यहाँ 2n माइनस है, 2n-1 है, तो ऑप्शन नंबर बी ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ दिया है एक सूत्रता यानी मोनोसोमी वह दशा है जब किसी एक गुणसूत्र सेट में एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है। यह एक प्रकार का एनयूक्लाइडी गुणसूत्र उत्परिवर्तन है। एक सूत्री जीव का विकास युग्मक निर्माण के समय होने वाले अर्धसूत्री विभाजन में नॉन डिसजंक्शन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है मंगोलाइड स्थिति संबंधित होती है। ऑप्शन नंबर ए मोनोसोमी से, ऑप्शन नंबर बी ट्राइसोमी से, ऑप्शन नंबर सी नलीसोमी से और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो मंगोलाइड स्थिति होती है वह मुख्य रूप से ट्राइसोमी से संबंधित होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका ट्राइसोमी से ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ दिया है मंगोलाइड या डाउन सिंड्रोम में 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र 2 की जगह 3 होते हैं। इस प्रकार इस रोग में उत्पन्न शिशु में कुल गुणसूत्रों की संख्या 46 के बजाय 47 होती है, अतः यह ट्राइसोमी सिंड्रोम है। अगला क्वेश्चन है एल्बिनिज्म किसकी अनुपस्थिति के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर बी क्लोरोफिल, ऑप्शन नंबर सी कैरोटीन और ऑप्शन नंबर डी मिलेनिन। तो जो एल्बिनिज्म होता है वह मुख्य रूप से मिलेनिन के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका मिलेनिन ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ दिया है एल्बिनिज्म को रंगहीनता या रंजकहीनता भी कहा जाता है। यह शरीर में मिलेनिन पिगमेंट की अनुपस्थिति के कारण होने वाला एक आनुवंशिक विकार है। मिलेनिन के उत्पादन में शामिल एंजाइम टायरोसिनेज के अभाव या दोष के कारण त्वचा, बाल एवं आँखों में रंग का अभाव हो जाता है। मिलेनिन हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से रक्षा करने में हमारी मदद करती है। अगला क्वेश्चन है सिस्टिक फाइब्रोसिस किस प्रकार की आनुवंशिक बीमारी है। ऑप्शन नंबर ए लिंग संलग्न अप्रभावी, ऑप्शन नंबर बी ऑटोसोमल प्रभावी, ऑप्शन नंबर सी लिंग संलग्न प्रभावी और ऑप्शन नंबर डी ऑटोसोमल अप्रभावी। तो पूछा है सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो देखिए जो सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है वह मुख्य रूप से ऑटोसोमल अप्रभावी क्या है डिजीज है। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका डी ऑटोसोमल अप्रभावी ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ दिया है सिस्टिक फाइब्रोसिस मनुष्यों में होने वाला एक ऑटोसोमल अप्रभावी आनुवंशिक रोग है। यह रोग गुणसूत्र संख्या 7 पर स्थित जीन में उत्परिवर्तन से होता है। इस रोग में पैनक्रियाज ग्रंथि में सिस्ट बन जाता है। अगला क्वेश्चन है डिलेडेल्फिया गुणसूत्र में स्थानांतरण होता है। ऑप्शन नंबर ए गुणसूत्र 9 तथा 22 के मध्य, ऑप्शन नंबर बी गुणसूत्र 7 तथा 17 के मध्य, ऑप्शन नंबर सी गुणसूत्र 10 तथा 21 के मध्य, ऑप्शन नंबर डी गुणसूत्र 6 तथा 16 के मध्य। तो जो फिलाडेल्फिया गुणसूत्रों में स्थानांतरण होता है वह गुणसूत्र 9 तथा 22 के मध्य होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका ए ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ दिया है स्थानांतरण में एक गुणसूत्र का खंड टूटकर दूसरे असमजात गुणसूत्र से जुड़ जाता है। फिलाडेल्फिया गुणसूत्र में गुणसूत्र 22 तथा गुणसूत्र 9 के मध्य स्थानांतरण द्वारा क्रॉनिक माइलोजिनस ल्यूकीमिया यानी CML रोग उत्पन्न हो जाता है। अगला क्वेश्चन है किसे व्युत्क्रम आनुवंशिकी अध्ययन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जीन से एंजाइम की दिशा में, ऑप्शन नंबर बी DNA से लक्षण प्रारूप की दिशा में, ऑप्शन नंबर सी लक्षण प्रारूप से DNA की दिशा में, ऑप्शन नंबर डी RNA से DNA की दिशा में। तो जो व्युत्क्रम आनुवंशिकी अध्ययन होता है वह होता है DNA से लक्षण प्रारूप की दिशा में। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दिया है जब आनुवंशिकी में DNA से लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप का अध्ययन करते हैं तब इसे व्युत्क्रम आनुवंशिकी यानी रिवर्स जेनेटिक्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन है अपूर्ण प्रभाविता में F2 पीढ़ी में होता है। ऑप्शन नंबर ए फिनोटाइप तथा जीनोटाइप का अनुपात समान, ऑप्शन नंबर बी जीनोटाइप अनुपात 3:1, ऑप्शन नंबर सी फिनोटाइप अनुपात 3:1 और ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो अपूर्ण प्रभाविता में F2 पीढ़ी में मुख्य रूप से फिनोटाइप तथा जीनोटाइप का अनुपात समान होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका ए ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ पे लाल और सफ़ेद रंग के जो
यहाँ पे लाल और सफ़ेद, लाल क्या है मेल है और सफ़ेद क्या है वो फीमेल है, इनके बीच संकरण कराया गया है। तो F1 जनरेशन में मेंडल के नियम के अनुसार संकर लाल पुष्प वाले पौधे प्राप्त होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे F1 जनरेशन में गुलाबी रंग के पौधे प्राप्त हुए। जब इन गुलाबी रंग के पौधों के बीच फिर से स्वपरागण कराया गया तो F2 जनरेशन में मुख्य रूप से लाल रंग वाले पुष्प, गुलाबी रंग वाले पुष्प और सफ़ेद रंग वाले पुष्प ये फिनोटाइपिक अनुपात में 1:2:1 यानी लाल गुलाबी श्वेत रंग में उत्पन्न हुए और जीनोटाइपिक अनुपात में 1:2:1 अनुपात में क्या हुए उत्पन्न हुए। देखिए यहाँ नीचे दिया है अपूर्ण प्रभाविता में दो एलीलों के बीच प्रभाविता संबंध समाप्त हो जाता है और विषम युग्मजीय अवस्था में एक नया लक्षण प्रकट होता है। अपूर्ण प्रभाविता प्रदर्शित करने वाले पौधों के उदाहरण हैं एंटीराइनस मेजस तथा मिराबिलिस जलापा। अगला क्वेश्चन है जब दोनों जनक रुधिर वर्ग AB के हों तो उनके बच्चों में हो सकता है। ऑप्शन नंबर A, B, AB तथा O रुधिर वर्ग। ऑप्शन नंबर B दिया है A, B तथा AB रुधिर वर्ग। ऑप्शन नंबर C दिया है A तथा B रुधिर वर्ग और ऑप्शन नंबर D दिया है A, B तथा O रुधिर वर्ग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, A, B तथा AB रुधिर वर्ग। यानी जब दोनों रुधिर वर्ग AB के हों तो उनके बच्चों में हो सकता है ब्लड ग्रुप A, B तथा AB ये तीनों हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर B इसमें आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि किसी संतान का रुधिर वर्ग AB है और उसके पिता का रुधिर वर्ग O है तो उसकी माता का रुधिर वर्ग क्या होगा। ऑप्शन नंबर A दिया है A, ऑप्शन नंबर B दिया है B, ऑप्शन नंबर C है O और ऑप्शन नंबर D है इनमें से कोई नहीं। तो यदि किसी संतान का रुधिर वर्ग AB है और उसके पिता का रुधिर वर्ग O है तो उसकी माता का रुधिर वर्ग क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर D इसमें क्या हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस चार्ट द्वारा आप इसे बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। आप यहाँ देखिए ये पूछा है पिता का रुधिर वर्ग O है जिसे हम I0 से प्रदर्शित करते हैं और संतान का रुधिर वर्ग इसमें क्या है AB है जिसे हम IB से प्रदर्शित करते हैं और माता का रुधिर वर्ग पूछा है तो यहाँ पे जब हम पिता और संतान का जो रुधिर वर्ग है उसको लेंगे तो आप देख सकते हैं इस फिगर में माता या पिता में से किसी का रुधिर वर्ग होने पर संतान का AB रुधिर वर्ग संभव नहीं है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर D इनमें से कोई नहीं, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ABO रक्त समूह के लिए मानव समष्टि में कुल कितने जीन प्रारूप संभव हैं। ऑप्शन नंबर A है 4, ऑप्शन नंबर B है 3, ऑप्शन नंबर C है 6 और ऑप्शन नंबर D है इनमें से कोई नहीं। तो ABO रक्त समूह के लिए मानव समष्टि में मुख्य रूप से कुल 6 जीन प्रारूप संभव हैं। तो ऑप्शन नंबर C इसमें आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ दिया है ABO रक्त समूह के लिए मानव समष्टि में कुल 6 जीन प्रारूप यथा AA, AO, BB, BO, AB तथा OO संभव हैं। अगला क्वेश्चन है जब एक जीन दूसरे जीन की सक्रियता को संकेत करता है तब यह घटना कहलाती है। A सहप्रभाविता, B अपूर्ण प्रभाविता, C एपीस्टैटिस और D पूरक कारक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C एपीस्टैटिस। तो ऑप्शन नंबर C इसमें आपका क्या हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा एपीस्टैटिस। देखिए यहाँ दिया है एक जीन द्वारा दूसरे जीन की सक्रियता को दबा देना एपीस्टैसिस कहलाता है तथा ऐसे जीन को एपीस्टैटिक जीन तथा दूसरे जीन को हाइपोस्टैटिक जीन कहते हैं। यह दो विभिन्न नॉन एलिलिक जीवन के बीच की अंतरक्रिया होती है। यदि ऐसा एलिलिक जीन के बीच होता है तो इसे प्रभाविता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि दो प्रभावी अथवा अप्रभावी अविकल्पी जीन एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित हों तो इस स्थिति को कहते हैं A युग्मन अथवा सिस फेज। ऑप्शन नंबर B दिया है
अपकर्षित अथवा ट्रांसफेज, ऑप्शन नंबर सी सिस तथा ट्रांसफेज दोनों, और ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा युग्मन अथवा सिसफेज दोनों। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका ए, ये आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दिया है, दो प्रभावी अथवा अप्रभावी अविकल्पी जीन जब एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं तो उन्हें युग्मन अथवा सिसफेज कहते हैं। यदि जीन गुणसूत्र युग्म के विरोधी गुणसूत्रों पर हैं तो उसे अपकर्षित या ट्रांसफेज कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, संपूरक जीनों के लिए लाक्षणिक द्विसंकरी अनुपात होता है। ऑप्शन नंबर ए 9:3:4, ऑप्शन नंबर बी 12:3:1, ऑप्शन नंबर सी 9:7, ऑप्शन नंबर डी 1:4:6:4:1। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर सी 9:7 हो जाएगा। देखिए यहाँ दिया है, संपूरक जीनों के लिए लाक्षणिक द्विसंकरी अनुपात 9:7 होता है। इस स्थिति में दो नॉन एलिलिक जीन आपस में इस प्रकार अंतरक्रिया करते हैं कि दोनों जीन का प्रभाव एक दूसरे के बिना नहीं हो पाता है, अर्थात दोनों नॉन एलिलिक जीन के जोड़ों में प्रत्येक का एक एलील प्रभावी अवस्था में होना चाहिए। तो